सो हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मेरे लिए तो स्पेशल है ही क्योंकि मेरा पहला वीडियो है, बट और लोगों के लिए भी बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारा जो गेस्ट है वो इंडिया के टॉप कोडर्स में से एक है। गूगल किक स्टार्ट, फेसबुक हैकर कप, आईसीपीसी रीजनल्स, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर चुके हैं। बट आज का वीडियो इज़ नॉट अबाउट दैट। आज हम सीपी की कम बात करेंगे। हम बात करेंगे प्रियांश की यूट्यूब जर्नी की और जो इसका खुद का वेंचर है टीएलई एलिमिनेटर्स की। तो प्रियांश, शुरू से शुरू करते हैं। जो पहला वीडियो डाल रहे थे तब दिमाग में क्या क्या चल रहा था, कितने लोगों के बारे में सोच रहे थे, क्या क्या वो सब चीजें थी जो तुम्हें लग रहा था कि यार ये शायद गलत जा सकता है, वो शायद हो सकता है, बट फिर भी तुमने डाल दिया। तो वो क्या चल रहा था उस दिमाग में? आई थिंक मतलब मेरे केस में पहली वीडियो वॉज नॉट अबाउट कि मैं कैमरा पे आ रहा हूँ और मैं सीधे फेस टू फेस बात कर रहा हूँ। तो मैं काइंड ऑफ उस केस में थोड़ा एडवांटेज पे था बिकॉज मैंने स्टार्ट ऐसे नहीं करा कि मैंने मोबाइल कैमरा लिया या फिर और सीधे बोलना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज वो तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट था स्टार्टिंग में। मैंने स्टार्ट ऐसे करा था, ऑब्वियसली मेरा कोडिंग चैनल है, तो मैंने ऐसे स्टार्ट करा था कि एक कोडिंग, जैसे मैं कोडिंग टेस्ट काफ़ी सारे देता रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि एक जो कोडिंग कॉम्पिटिशन में दे रहा हूँ उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उस टाइम ये चीज़ काफ़ी कॉमन नहीं थी। इस वक्त अगर देखा जाए तो ये चीज़ काफ़ी कॉमन हो गई है। बहुत सारे लोग हैं वो जो क्या करते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं और वो डालते हैं यूट्यूब पे। उस टाइम पर ये चीज़ बहुत अनकॉमन थी। कुछ इंटरनेशनल लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स थे, जैसे एरिक टो एक है तो, और एक टिम विलियम है जैसे, तो ये लोग ही डालते थे। एंड देन आई रियलाइज कि कोई इंडियन नहीं है इसमें। ठीक है, और एक जो बड़ी चीज़ थी उस टाइम ये थी कि अगर कोई इंडियन कोडर नहीं है तो हम जैसे इंडियन सोचते हैं ना, वो काफ़ी डिफरेंट है, मुझे ऐसा फील होता है। अगर कोई ऑलरेडी क्लास 6 से या क्लास 7 से कोडिंग कर रहा है, उसकी थिंकिंग एक अलग ही लेवल पे होगी कंपेयर टू एक बंदा जो कि कॉलेज में आके स्टार्ट कर रहा है। तो मेरी जर्नी ऐसी थी कि मैंने कॉलेज में आके स्टार्ट करा था। राइट, तो एक जो मेन रीजन था स्टार्ट करने का वो ये था कि थोड़ा इंडियन मतलब कोडिंग कम्युनिटी को प्रमोट करना है और थोड़ा अवेयरनेस बढ़ानी है सीपी के बारे में। दूसरा ये था कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना था। मतलब उस टाइम जब मैंने स्टार्ट करा था, इट वाज नॉट मच अबाउट कि कोडिंग कम्युनिटी को प्रमोट करना है। इट वाज मोर अबाउट कि मुझे अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उस पर मतलब वर्क करना है। राइट, तो हाँ, ऑब्वियसली जब मैं पहली वीडियो डाल रहा था तब ये तो ख्याल बहुत सारे थे दिमाग में कि भाई लोग क्या सोचेंगे और दोस्त क्या सोचेंगे। सबसे पहले जिनके साथ मैं ऐसे हैंग आउट करता हूँ रोज कॉलेज में, वो क्या बोलेंगे। मतलब हो सकता है मैं वीडियो डालूं और एंड दिल बी लाइक, भाई ये तू क्या कर रहा है, तू कोडिंग करने आया था, तू ये सब क्या कर रहा है। राइट, तो हाँ, उस केस में जो मैंने पहली वीडियो डाली, इट वाज नॉट अबाउट कि मैं सीधे कैमरा में बोल रहा हूँ, तो मैं काफ़ी उसमें एडवांटेज पे था। मैंने बस एक कोडिंग मतलब कॉन्टेस्ट रिकॉर्ड करा और उसको डाल दिया। राइट, फिर मैंने ये रियलाइज किया कि जब मैंने वीडियो डाली तो इट एक्चुअली गेन्ड अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन, मतलब काफ़ी एंगेजमेंट दिखा मुझे। और जनरली ऐसा नहीं होता है, कभी कोई यूट्यूब स्टार्ट करता है तो रेयरली ऐसा होता है कि आप पहली वीडियो डालो और एकदम अपलिफ्ट होने लग जाए। एंड इसका मेन रीज़न यही था कि कोई और ऐसा नहीं कर रहा था। ये काफ़ी यूनिक था। मतलब स्क्रीन कास्ट टाइप की जो चीज़ें होती है ना, जो कोडिंग आप कॉन्टेस्ट दे रहे हो और उसको रिकॉर्ड करके डालते हो, इट इज़ काइंड ऑफ यूनिक। तो वहाँ से काफ़ी पुश मिला। फिर मैंने सोचा कि यार चलो अब लोग देख रहे हैं तो हाँ डालते हैं ना, ऐसे था। ये ऐसे स्टार्ट हुआ था बेसिकली। तो बहुत ही मतलब ज्यादा विजन का नहीं सोचा था शुरुआत में। इट वाज जस्ट अबाउट द फर्स्ट वीडियो और वहां से शुरू हुआ था और फिर जाके तुमने, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला तो यू कंटिन्यूड। तो पहला वीडियो डाल दिया, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, बाकी लोगों का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स को तो एक्चुअली बताया नहीं ना मैंने, लाइक ऐसे 5-6 वीडियोस डालने तक कुछ बताया नहीं घर वालों को, बिकॉज उस टाइम में अगर बताता तो इट वुड बी लाइक मतलब ऑलरेडी सबको पता था घर में कि कॉलेज में काफी वर्कलोड है। एंड अगर मैं उस टाइम उनको जाके ये बोलता कि चलो वर्कलोड तो है, मैं कोडिंग टेस्ट दे रहा हूँ और मतलब कोडिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहा हूँ, उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, तो उस टाइम तो मतलब काफी घर वाले ऐसे हो जाते कि भाई जब इतना वर्कलोड ऑलरेडी है तो ये सब क्यों करना है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया तुमने कि बट जो बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो पेरेंट्स के बारे में बहुत सोचते हैं, लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं, और जो बहुत सारे लोग स्टार्ट करना चाहते हैं वो कभी इस पॉइंट की वजह से स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो उनसे मतलब क्या कहना चाहोगे कि पेरेंट्स को बताना चाहिए या कितना सोचना चाहिए उस बारे में, वो कितना इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग टर्म में अब क्योंकि तुम्हें 1.5 साल हो गया इसको स्टार्ट, वो कितना फर्क पड़ता है उस चीजों का? आई थिंक बहुत वैलिड पॉइंट है। लाइक अगर हम देखते हैं ना कि कोई नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स से अगर आप एक ट्रेडिशनल पाथ पे चल रहे हो ना, ये इंडिया में काफी कॉमन है, आप एक ट्रेडिशनल पाथ पे चल रहे हो, आपके ग्रेड्स आ रहे हैं, आपको सीजीपीए बना रहे हो, परसेंटेज ला रहे हो कॉलेज में, मतलब कॉलेज में स्कूल में सब खुश रहते हैं। ठीक है, बट इवेंचुअली आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको किस चीज में ज्यादा खुशी मिलती है। लेट्स से आपको कंटेंट बनाने में ज्यादा खुशी मिलती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ऐसा होगा। अगर आप ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, तो पेरेंट्स का रिएक्शन यही होगा कि भाई जब पढ़ाई है तो ये सब क्यों करना है, कोई मतलब ही नहीं बनता इसका। बट
आपको हो सकता है आपने 2-3 वीडियोस डाली और आपको पता चला कि भाई मुझे एक्चुअली इसमें एंजॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि एज फार एज द पेरेंट्स रिएक्शन इज कंसर्न या फिर एज फार एज ब्रिंगिंग पेरेंट्स इनटू द पिक्चर इज कंसर्न, आपको स्टार्टिंग में एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट करना चाहिए विदाउट घर वालों को बताए, ठीक है। मतलब एटलीस्ट आप 1-2 वीडियोस डालो, या फिर अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स भी बना रहे हो तो आप 1-2 वीडियोस डालो, 3-4 डालो। अगर आपको लगता है कि यू वांट टू कंटिन्यू दिस, देन यू कैन टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट इट, एंड देन आपको मतलब बताना भी पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि मुझे बस स्टार्ट करना और अब मैं स्टार्ट करूंगा। आप ऐसे बोल सकते हो कि मैंने 2-3 वीडियोस डाल के एक्सपेरिमेंट करा, मुझे एंगेजमेंट दिखी, मुझे मजा भी आया, तो आई वांट टू कंटिन्यू दिस। उस केस में पेरेंट्स थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करेंगे, है ना। और इसका एक एक्सट्रीम वर्जन ये हो सकता है कि आप 10-12 वीडियोस डाल दो या फिर आप 50 वीडियोस डाल दो और उनको खुद से पता चल जाए। ये काइंड ऑफ एक्सट्रीम वर्जन है। इसमें मतलब आई डोंट नो अगर आपको ऐसा करना चाहिए नहीं, बट आप ऐसा भी कर सकते हो। लेट्स से आप 50 वीडियो डालते हो और आप ऐसे 10 के या 50 के सब्सक्राइबर्स पे पहुंच जाते हो यूट्यूब पे, और तब अगर आपके घर वालों को पता चलेगा तो आपको क्वेश्चन भी नहीं करेंगे। मेरा तो ये मानना है, बिकॉज ऑब्वियसली एक चीज और है यहाँ पर, एक तो मनी वाला फैक्टर काफी आ जाता है। अगर आपके घर वालों को दिखता है ना कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हो, तो उनको बिल्कुल परेशानी नहीं होती, आप कुछ भी करो लिटरली, ठीक है। तो अगर आप स्टार्टिंग में बताते हो तो उसके ये थोड़े डाउन फ्लॉस, मतलब डाउन हो सकते हैं कि घर वाले माने ना। बट अगर आप एक ऐसे पॉइंट पे जाके बताते हो जब आप ऑलरेडी काफी उसमें अच्छा कर रहे हो, स्टेबल हो चुके, हाँ, तब वो काफी अच्छा रहेगा। तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप थोड़ा लेटर स्टेज में बताओ, नॉट इन द वेरी स्टार्टिंग फेज। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पहली वीडियो की और तुम्हारी जर्नी की एक बेसिक सा। अब हम बात करते हैं जो तुमने पॉइंट मेंशन भी किया कि सीपी में बहुत मजे आते थे, ठीक है। तो इंडिया में बहुत होता है और हम लोग भी कॉलेज में रहते हैं, बहुत सारी प्रायोरिटीज होती हैं बहुत सारे लोगों की। सीपी बहुत अलग चीज थी, ऑब्वियसली तुम कॉलेज में कर रहे थे, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए कर रहे थे, मजा आ रहे थे तुम। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? क्या वो इंटरव्यू प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट था? सीपी स्टार्ट करने का गोल क्या था? और उसके बाद इतने लंबे टाइम तक तुमने इसको अब अचीव किया है, इतने लंबे टाइम तक परस्यू किया है, तो अब क्या चीज है जो तुम्हें ड्राइव करती है? ओके, तो मैं पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि उस टाइम क्या ड्राइव करता था और अब क्या ड्राइव करता है, ठीक है। तो उस टाइम ऑब्वियसली मेरा लेवल बहुत कम था। व्हेन आई से उस टाइम, आई मीन द टाइम व्हेन आई वाज एक्चुअली स्टार्टिंग, जब मैं सेकंड सेमेस्टर में एकदम बस सीपी में आ रहा था। उस टाइम मेरी रेटिंग लाइक ऑलमोस्ट, मैं न्यूबी था, न्यूबी पीपल कोड फोर्सेस पे अगर देखा जाए तो 1200-1100 टाइप की रेटिंग थी। एंड अगर जिसको लाइक कोड फोर्सेस के बारे में नहीं पता, उसके लिए ऐसा कह सकते हैं कि एकदम इनिशियल स्टेज, जब आप इंडिया के, मतलब जैसे मैं कहता हूँ ना, इंडिया के टॉप 1% में हूँ मैं, तो उस टाइम मैं कहूंगा कि इंडिया के लास्ट 1% में, ऐसी स्टेज में। उस टाइम यही था ऑब्वियसली। एक तो कॉलेज में क्लब था फूबार, और फूबार को ऐसा माना जाता था बहुत अच्छा क्लब है, मतलब एलीट टाइप का क्लब है। तो उसमें अगर मुझे मतलब मेंबर बनने का पार्ट मिले, ये तो मेरे लिए एक प्रिविलेज होती। तो वो मेन था उस टाइम ड्राइव। और एक पॉइंट पे आके ये भी पता चला था कि सीपी करने से इंटरव्यू प्रिपरेशन में काफी हेल्प हो जाती है। तो दूसरा मतलब ड्राइविंग फैक्टर तो वो था। लेकिन एक पॉइंट पे आके जब मैं कैंडिडेट मास्टर बन गया, ऑलमोस्ट लाइक जब मैं इंडिया के टॉप 1% में था, 1%, 2%, समथिंग लाइक दैट, उस टाइम ये हुआ कि उस टाइम यूट्यूब का थोड़ा आया मेरा, मतलब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा, राइट। मैंने यूट्यूब तब स्टार्ट नहीं करा था जब मैं बिल्कुल इनिशियल फेज में था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे नहीं करना है कि अगर आप किसी फील्ड में अच्छे हो ही ना अभी इस पॉइंट पे, आपने एक्सपीरियंस गेन ही नहीं करा है और तब आप उस फील्ड के बारे में बात करने लग जाओ पब्लिकली, उसका कोई मतलब नहीं होता, कोई उतना भाव भी नहीं देगा और आपको खुद भी मजा नहीं आएगा, राइट। तो उस टाइम तो ये था कि मतलब कॉलेज के क्लब में आना है और इंटरव्यू प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। बट फिर मेरी 1700 रेटिंग हो गई कोड फोर्सेस पे और मैं क्लब में आ गया। और 1700 रेटिंग का मतलब ये भी होता है कि आप इंटरव्यू मतलब तो ऐसे आराम से निकाल लोगे 1700-1800 के आसपास। तो उस टाइम वो वाला फैक्टर बिल्कुल नलिफाई हो गया था कि अब फूबार में आना है या फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है। फिर जब यूट्यूब आया तब मेजर ये था कि यार उस टाइम ये भी आ गया था ना कि अगर मैं कॉन्टेस्ट दे रहा हूँ तो मुझे रिकॉर्ड करके डालना है, विच विल इवेंचुअली मतलब हेल्प मी इंप्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। तो वो बन गया था फैक्टर। और अब इस पॉइंट पे ये है कि ऑब्वियसली यूट्यूब इतना ग्रो हो गया, तो अगर मैं सीपी छोड़ता हूँ तो मेरा यूट्यूब भी काइंड ऑफ उसका डाउनफॉल हो जाएगा एकदम। तो मतलब थोड़े फैक्टर्स अब ऐसे भी आ गए हैं, काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि अगर मैं एकदम सीपी छोड़ देता हूँ तो काफी सारी चीजें अफेक्ट होंगी, राइट। बट एक जो मेजर हमेशा जो मतलब ड्राइव हमेशा रही है वो यही रही है कि जो रेटिंग है ना वो ऊपर बढ़ती रहे, थोड़ी मतलब रेटिंग ऊपर बढ़ती रहे, एक जो रैंक है वो ऊपर पुश होती रहे। और मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रैंक पुश हो रही है तो ही मजा आ रहा है। इवेंचुअली जब मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ प्रॉब्लम्स, दिन भर जैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, उसमें मजा आ रहा है। अगर किसी चीज में मजा नहीं आ रहा वो तो कंटिन्यू कर ही नहीं सकते ना आप लॉन्ग टाइम तक, राइट। तो मेन तो सीपी में मजा ही आ रहा है, बट अब काइंड ऑफ थोड़े रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि काफी सारी चीजें लिंक्ड है उससे। तो हाँ ये तो ठीक है, हम अभी यूट्यूब जर्नी की बात कर रहे हैं तो हम पूरा उसी के बारे में बातें कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ ये स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है पूरा चैनल, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे स्टूडेंट्स अपने कॉलेज लाइफ में या अपनी स्कूल लाइफ में कैसे अपना स्टार्टअप वेंचर या अपने वेंचर्स चला रहे हैं, ठीक है। तो
स्टडीज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। कॉलेज की बात करते हैं, हमारा कॉलेज तो IIIT सब जानते हैं कि फेमस है वर्कलोड की वजह से। कितना इंपॉर्टेंट है वो वर्कलोड, कितनी हेल्प करी उसने तुम्हें इस लेवल पे पहुंचने में, और अब वो कितना मायने रखता है, उस वक्त कितना मायने रखता है, और तुम्हारी लर्निंग क्या रही कॉलेज के वर्कलोड के बारे में या कॉलेज की स्टडीज के बारे में। आई थिंक ये ना ऐसे काफी थॉट प्रोवोकिंग सा क्वेश्चन है कि मतलब इस पे अगर आप सोचो तो आप सोचते रह जाओ। जब मैं कॉलेज में आया था तब ऑब्वियसली ये था कि यार ग्रेड्स बनाने हैं, जीपीए लानी है और किसी कंपनी में प्लेसमेंट लेना है, ये था मेन। और उस टाइम ये था कि अगर आप जीपीए, मतलब मेरे दिमाग में ऐसा था, ऑल्दो मैंने किसी काफी ज्यादा सीनियर से या फिर कंसल्ट भी नहीं करा था उतना कि सीनियर से जाके मैं बात करूँ, उनसे पता करूँ कि एक्चुअली क्या चाहिए। उस टाइम बस ये था कि चलो जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वो करते हैं अच्छे से, कंप्यूटर साइंस तो ब्रांच है ही, तो जो वो पढ़ाएंगे ऐसे टाइप का कुछ इंटरव्यू में आएगा, कुछ आइडिया नहीं था फर्स्ट सेमेस्टर में। तो तब ऐसा लगता था कि भाई जो काम दिया है उसमें घिस दो, बस घिस के अच्छे से करो और सीख जाओ उससे। फिर फर्स्ट सेमेस्टर जब निकला ना, और तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि 1 महीने बाद जो मैंने पहले पढ़ा था मुझे कुछ याद ही नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जैसे एक इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग करके कोर्स था कॉलेज में, उसका मुझे याद था बिकॉज मुझे वो कोडिंग में तो इंटरेस्ट आ ही रहा था। ठीक है, बट जो बाकी कोर्सेज थे ना, जैसे एक डिजिटल सर्किट्स था और कुछ और थे, उसका मैं लिटरली सब कुछ भूल गया था 1 महीने बाद ही, ये मुझे रियलाइज हुआ। तो तभी भी मेरे अंदर ऐसे इनलाइटनमेंट नहीं आई थी कि मुझे ये सब थोड़ा कम करना चाहिए, बाकी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, लाइक सीपी या फिर डीएसए या फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन इन जनरल। तो ये हुआ, फिर सेकंड सेमेस्टर आया। सेकंड सेमेस्टर के मिड में ना वो कोविड वाला क्राइसिस आ गया और तब सब कुछ बदल गया। जब मैं घर गया ना तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि जितना मुझे टाइम देना पड़ रहा था कॉलेज में वो अब उतना देना ही नहीं है मुझे। लाइक अगर मैं दिन के 10 घंटे दे रहा था पहले, तो अब मैं सेम काम दिन के 2 घंटे देकर, थोड़ा लोगों से हेल्प भी लेकर, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि वर्कलोड कम हो गया था, वर्कलोड उतना ही था, बट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन बढ़ गया था। जैसे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो अगर मेरा दोस्त भी कर रहा है तो इट इज लाइक कि हम दोनों कोलैबोरेट करके अब असाइनमेंट कर रहे हैं। मतलब मुझे पता है कि कॉलेज में भी थोड़े ऐसे प्लेजरिज्म वाली चीज है कि आप दूसरे से कॉपी नहीं कर सकते, बट कोलैबोरेशन आई डोंट थिंक इज अ बैड थिंग। ठीक है, चीटिंग इज अ बैड थिंग बट कोलैबोरेशन इज डेफिनेटली नॉट अ बैड थिंग। तो उस पॉइंट पे आके ये लगा कि जो जितना मुझे टाइम देना पड़ रहा था वो तो अब देना ही नहीं है। तब ये हुआ कि चलो अब जो चीजें बाकी रह गई हैं, जैसे सीपी, उस टाइम काफी इंटरेस्ट आया था सीपी में, तो इसको एक्सप्लोर करते हैं ना, इसमें थोड़ा अपना बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये था। और अब ये जो स्टेज है, जब अब मैं देखता हूँ कि कॉलेज वर्कलोड कितना मैटर करता है, उस टाइम भी मैटर काइंड ऑफ नहीं करता था, बट मुझे इंटरनली लगता था कि करता है मैटर, तो मैं कर रहा था उसमें काम। इस पॉइंट पे आके मुझे ऐसा लगता है कि लाइक अगर हम देखें ना कि जो भी सब कुछ चल रहा है कॉलेज में, जैसे कोई भी कोर्सेज अगर मैं ले रहा हूँ, तो जब मुझे पहले पता चल गया कि मुझे कुछ याद रहना ही नहीं अगले सेमेस्टर तक, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें जो एफर्ट डाल रहा हूँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे ग्रेड्स आ जाएंगे, बट अगेन इस पॉइंट पे जब मेरे पास एक इंटर्नशिप ऑफर जैसे ऑलरेडी है, तो आई एम काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि अगर मुझे वहां से पीपीओ मिल जाता है, या फिर मेरी प्रोफाइल उतनी भी खराब नहीं है कि अगर मैं कहीं इंटरव्यू में ट्राई करूँ तो नहीं हो, मोस्ट प्रॉब्ली हो जाना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कॉलेज पे फोकस करता हूँ तो मेरे लिए काइंड ऑफ वो हार्मफुल है। उतना जो टाइम मैं वहां पर दे रहा हूँ उसको मैं कहीं और यूज कर सकता हूँ। तो ये काइंड ऑफ ऐसे पर्सपेक्टिव चेंज हुआ विद द टाइम। एक बहुत अच्छी बात तुमने मेंशन की कि कोविड के टाइम पे जो चीज़ें थी वो बहुत बदल गई। तो मतलब कोविड का जो पूरा पीरियड था वो बहुत लोगों के लिए क्राइसिस लेके आया ऑब्वियसली, एंड काफ़ी लोगों को हार्डशिप्स उस टाइम पे उठाने पड़े, बट काफ़ी लोगों के लिए, जैसे मेरे लिए भी रहा और तुम्हारे लिए भी रहा, कि हमें एक कॉलेज के एनवायरनमेंट से, जब हम कॉलेज में रहते हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम जो होता है वो लोगों के साथ मिलने में या फिर इंटरैक्ट करने में, बाकी चीज़ें करने में बहुत ऑक्यूपाई रहते हैं, और हम उतना दिमाग नहीं लगा पाते या उतना सोच नहीं पाते कि क्या चीज़ है जो हमें एक्चुअल में चाहिए। तो तुम्हारे लिए सीपीओ एक चीज़ थी जो तुम्हें इवेंचुअली पता चला कि वो चीज़ है जिसे करने में तुम्हें मजा आता है, और तुमने उसको परस्यू किया। मेरे लिए वो एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप रहा मेरा। तो ये पूरी चीज़ थी। आई गेस काफ़ी लोगों के लिए लर्निंग भी रहेगी कि कोविड जैसी चीज़ में, जहाँ पे बहुत लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा भी हुआ, और वो हमने शायद इंडस्ट्रीज वगैरह में इन जनरल भी देखा। तो अब बात करते हैं कि ठीक है, कॉलेज वाली चीज़ हो गया और घर की वाली भी चीज़ हो गई, बट अब जो टाइटल है तुम्हारे, सो लेट्स से अभी रिसेंटली कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बिकमिंग वर्ल्ड रैंक 6 एंड इंडिया रैंक 1 इन गूगल किकस्टार्ट। ये बहुत बड़े टाइटल्स हैं टू बी ऑनेस्ट। इतने लोगों ने तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, मैं देखता भी हूँ लोगों को। कितने इंपॉर्टेंट थे ये शुरुआत से? आज ऐसे बहुत सारे टाइटल्स तुम्हारी जर्नी में आए और आज इनको सुन के बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, बट तुम्हें पता है क्योंकि ये तुम्हारे साथ पहले भी हो चुका है। तो लॉन्ग विजन में या लॉन्ग जर्नी में ये कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं ये टाइटल्स,
और क्या ये कभी गोल थे? क्या तुमने ये सोच के कभी सीपी को परस्यू किया था? नहीं, बिल्कुल गोल नहीं थे। मैं ये काफ़ी ऑनेस्ट हूँ मैं इस बारे में। जब मैंने स्टार्ट करा था सीपी तो ऑब्वियसली गोल तो वही था ना कि क्लब में आना है और इंटरव्यू प्रिपरेशन अच्छी हो जानी चाहिए। तो उतना अचीव करने के लिए जैसे मैंने कहा 1700 अगर 1800 टाइप की अगर आपकी रेटिंग है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आपकी 1800 रेटिंग है तो कोई भी कंपनी जो इंडिया में है, इनफैक्ट इवन कोऑर्डिनेशन टाइप की कंपनी जो कि बहुत हायर लेवल की मतलब सीपी पूछती है, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे अगर आपकी 1700 1800 ही है रेटिंग। और ये जो टाइटल्स है ना, जैसे ग्लोबल रैंक 6, जैसे इंडिया रैंक 1 या फिर आईसीपीसी में इंडिया रैंक 20, ये मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मतलब ये इसलिए है बिकॉज मेरा लेवल ही उतना ज़्यादा बढ़िया है। काइंड ऑफ ऐसा होता है जैसे अगर आप मान लो इंडिया के टॉप 100 में हो है ना, तो आपकी दो टाइप की परफॉर्मेंसेस आ सकती हैं। एक आपकी परफॉर्मेंस ऐसी आ सकती है जो कि इंडिया रैंक 500 टाइप की होगी, एक आपकी ऐसी परफॉर्मेंस आ सकती है जो इंडिया रैंक 1 की टाइप की होगी। तो जो इंडिया रैंक 1 की टाइप की परफॉर्मेंसेस हैं वो बहुत रेयर होती हैं, पहली बात तो। और हमें क्या लगता है ना, पहली बात तो ऐसा नहीं होता कि सब हमें लक से मिल रहा है। विद टाइम मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे एक साल सीपी कर ली और अब इंडिया रैंक 1 किसी कॉन्टेस्ट में आ गई तो चलो लकी हो गए हम। बट हमें ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि पिछले एक साल से हम मेहनत भी तो कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए, है ना। तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली ये नहीं सोचा था कि इतने बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें, मतलब इतने बड़े बड़े टाइटल्स ऐसे एसोसिएट होंगे मेरे साथ, जैसे कैंडिडेट मास्टर ऑन कोड फोर्सेस। ये मुझे सुन के काफ़ी अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं इसको जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे एक तो मेरा ये है कि मैं 3rd ईयर अंडर ग्रेड हूँ IIIT दिल्ली में, और दूसरा है कैंडिडेट मास्टर एट कोड फोर्सेस। मैं कैंडिडेट मास्टर एट कोड फोर्सेस को ऊपर रखता हूँ इससे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मैंने इसके लिए जो मेहनत करी है वो इससे बहुत ज़्यादा है। राइट। तो हाँ, स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसे कुछ टाइटल्स अचीव होंगे। बट ये मैं हर किसी को कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी एक फील्ड को उठा के बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करते हो, आपको नहीं पता चलेगा जब आप 1-1.5 साल कर चुके होगे ना उसको, जो आपका लेवल पहले होगा आप उसको कंपेयर करो अपने आप से। अभी जो आपका लेवल है और 1-1.5 साल जो पहले था, तब आपको इसमें बहुत डिफरेंस दिखेगा, बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस। बट विद टाइम आपको नहीं दिखेगा। आप अभी अगर इस दिन आज मेहनत कर रहे हो, कल को आपको रिजल्ट नहीं दिखेंगे। आपको 1 महीने बाद जो रिजल्ट दिखेंगे वो अक्यूमुलेटेड होके मिलेंगे, कंपाउंडिंग इफेक्ट टाइप का कुछ। तो अभी भी जैसे ये सारे टाइटल्स हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं, बट कितने इंपॉर्टेंट है, क्या इनकी वैल्यू क्या रह जाती है विद टाइम? जैसे आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है इनको सुन के, बट जैसे तुम एक बार मुझसे बात कर रहे थे तो तुम मेंशन भी कर रहे थे कि इनका बहुत टाइम तक मीनिंग नहीं रहता। 1 महीने बाद या 2 महीने बाद वो खुशी चली जाती है और कोई दूसरा आ जाएगा, उसको वो टाइटल मिल जाएगा, उसके लिए वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो लॉन्ग टर्म जर्नी में कितना हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और कितनी ये चीज़ें चलती हैं? आई थिंक ये जो सारी चीज़ें होती है ना, जैसे इंडिया रैंक 1, किसी के ट्विटर पे इतने फॉलोअर्स हैं, किसी के यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, ये वैनिटी मैट्रिक्स हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप सोसाइटी को दिखाने के लिए मतलब काइंड ऑफ चीज़ें हैं। अगर आप देखोगे 1 महीने बाद ये चीज़ आपके लिए मैटर भी नहीं करेगी। मतलब आप ऑब्वियसली कहीं भी जाओगे तो लोग आपको समझेंगे इंडिया रैंक 1 हो, आप इस चीज़ में आपकी इंडिया रैंक 1 आई थी, किसी को पता होगा तो आपको कंग्रेचुलेट करेगा तो आपको अच्छा लगेगा। बट वही बात है, आप अभी तो बहुत खुश हो, आपका कल कॉन्टेस्ट हुआ था, आपने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया, आप अभी बहुत खुश हो। बट अगर आप सेम चीज़ को 6 महीने बाद देखो तो उतना खुश नहीं होता आदमी उस सेम चीज़ के लिए। जब मैं कैंडिडेट मास्टर पहली बार बना था, उसके 1 महीने बाद, 1 महीने तक तो मैं इतना ज़्यादा खुश था, और अब उस चीज़ को 1.5 साल हो गए। अब मुझे वो ऐसा लगता है कि क्या चीज़ है वो, मुझे उससे खुशी नहीं हो रही काइंड ऑफ अब इस पॉइंट पे कि मुझे कि हमेशा ही खुश रहना चाहिए उस चीज़ को सोचते हुए। अब और नए गोल्स आ जाते हैं लाइफ में। तो हाँ, मतलब और एक चीज़ और ये है कि आपकी जिस फील्ड में आप अभी काम कर रहे हो, दिस माइट नॉट रिमेन द सेम फॉर योर इंटायर लाइफ टाइम। अभी जैसे सीपी में कर रहा हूँ, हो सकता है मैं 3 साल बाद ना कर रहा हूँ, है ना, तब इंडिया रैंक 1 का क्या मतलब रह जाएगा मेरे लिए। हो सकता है मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और वहाँ पर मुझे ऑब्वियसली इतना ज़्यादा सीपी तो कुछ लगेगा ही नहीं उसमें, तो मैं सीपी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। और अब जो इंडिया रैंक 1 जो मैंने 3 साल पहले अचीव करी थी, उसकी अब क्या वैल्यू रह जाएगी, है ना। तो आपको कभी भी ऐसे नंबर्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, ये मेरा मानना है। जो नंबर्स है ना, मतलब ठीक है आपको उस टाइम के लिए खुशी होगी, बट इन द लॉन्ग रन दे डोंट रियली मैटर। ठीक है, तो आपको अपनी खुशी नंबर्स के साथ एसोसिएट नहीं करनी चाहिए। आपको खुशी आपकी अपनी जर्नी के साथ एसोसिएट करनी चाहिए कि मुझे इस चीज़ में करने में मजा आ रहा है तो ठीक है मैं करूंगा। कोई टाइटल अचीव हो गया उसमें भी मजा आ गया तो अच्छा है, लेकिन ये नहीं सोचना कि मैं 1 महीने बाद भी इसी सेम चीज़ को सोचते खुश होऊंगा, ये सोचते हुए। बहुत ही अच्छी बात कही। मतलब बहुत लोग ये करते हैं, मतलब लोग फैंटेसाइज कर लेते हैं उन टाइटल्स के साथ और उन नंबर्स के साथ, बट ये सबको ध्यान रखना चाहिए कि विद टाइम वो चीज़ें मैटर नहीं करती। और ठीक है वो जर्नी का पार्ट है, बट वो जर्नी का गोल कभी नहीं। तो अब क्योंकि ये एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है और लोग ही सोच भी रहे होंगे कि ये तो यूट्यूब जर्नी की बात हो रही है, यूट्यूबर है, ये स्टार्टअप वाली चीज़ कैसे है, एंटरप्रेन्योर का वेंचर कैसे। तो अब हम TLE एलिमिनेटर्स की बात कर रहे हैं। वो एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है जो स्टार्ट यूट्यूब से ही हुई थी, बट आज वो एक अलग से एक वेंचर है
जहाँ पे तुम एक सिर्फ यूट्यूबर या एक इन्फ्लुएंसर का रोल नहीं निभा रहे हो, वहाँ पे तुम एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हो, बहुत सारे लोगों के साथ डील करते हो, बहुत पूरा एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रखा है, और वो एक चीज़ है जो रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है, स्केलेबल भी। और विद टाइम क्या प्लान्स है तुम्हारे, वो स्टार्ट कैसे हुई, और इसमें हम उस थोड़ा वॉक डाउन दी मेमोरी लेन करते हैं, जहाँ पे मैंने तुम्हें मेल किया था और मेम्बरों से, और हम देख भी रहे थे उस मेल को। तो वहाँ से क्या चेंज हुआ और आज तक की उस पर्टिकुलर चीज की जर्नी क्या रही, क्या डाउनफॉल रहा है, क्या अपसाइड रहा, बताओ। ओके, तो ऐसा होता है सबसे पहले तो जब कोई यूट्यूब स्टार्ट करता है ना, एक पॉइंट होता है जब स्टार्ट आप कर रहे हो, स्टार्ट में आपको पता भी नहीं चलता कि आपको मतलब ये रेवेन्यू इससे जनरेट होता है या फिर एड्स क्या होते हैं या फिर मतलब स्पॉन्सरशिप्स क्या होती हैं, ठीक है। बट एज एंड व्हेन यू ग्रो, मतलब एक पॉइंट पे आके लेट से आपके 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए या फिर आपके 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, इस पॉइंट पे आपको पता लगने लग जाता है कि ऐसी टाइप की चीजें जैसे एड रेवेन्यू, आप वीडियो डाल रहे हो तो उस पर एड्स आ रहे हैं, उसके आपको पैसे मिल रहे हैं। ऑल्दो वो बहुत स्मॉल कंपोनेंट होता है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल, मतलब इतना होता है कि आप दिन में मतलब ऐसे स्नैक्स ले सकते हो, उससे इतना मिल जाता है आपको, ठीक है, एट द टाइम व्हेन यू आर अराउंड 10,000 सब्सक्राइबर्स। लेकिन एक पॉइंट जो होता है ना, मतलब एक तो स्पॉन्सरशिप्स वाला होता है, वो भी आप कर सकते हो ऑब्वियसली, उससे भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। बट एक होता है कि जब आप इस पॉइंट पे पहुंचते हो ना, तब आपको थोड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ट्राई करने का मन भी करता है अपनी साइड से, क्योंकि आपको ऑब्वियसली आपके पास ऑडियंस है ना। अगर आप कोई एक नई चीज स्टार्ट करते हो, लेट्स से आप एक वेबसाइट ही बनाते हो, तो आपको पता है कि अगर मेरे पास 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं तो उसमें से 2,000 तो आके विजिट करेंगे मेरी वेबसाइट पे, राइट। तो जब आपके पास एक ऑडियंस होती है ना, तब आपके पास काफी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आती हैं, मतलब काइंड ऑफ आपके दिमाग में भी आ सकते हैं, बिजनेस आइडियाज भी आ सकते हैं, राइट। तो मैं ये कहूंगा कि उस टाइम जैसे जब मेरे 5,000 सब्सक्राइबर्स हुए थे, तब तुमने भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट करा था, उसके अराउंड ही मेम्बोरो तभी स्टार्ट हुआ था, और तब तुमने मुझे मेल करा था कि यू हैव 5,000 सब्सक्राइबर्स नाउ, यू कैन कम टू मेम्बोरो, ठीक है। तो आप अपना एक प्रोफाइल बना सकते हो और उस पर एक मेंबरशिप नाम की एक चीज होती है, वो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो तब से DLE Eliminator स्टार्ट हुआ था। पहले 1-2 महीने ऐसा था कि मैंने मेंबरशिप स्टार्ट करी थी मेम्बोरो पे, एंड इट वाज काइंड ऑफ रियली रैंडम। मतलब मैंने बस यूट्यूब पे जाके ये बोल दिया था कि दिस इज माय मेंबरशिप फॉर कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, आप आओ, आप इसको ले सकते हो, और प्राइस उस टाइम बहुत ही कम था, आई थिंक 200 रुपीज पर मंथ, समथिंग लाइक दैट, 200-300 था, इतना प्राइस था। और मैं ये सोच रहा था कि चलो इस पे तो कोई भी आ जाएगा, मतलब मैं पढ़ा तो रही हूँ ना उसमें, तो ये सोचा था कि मैं उसमें पढ़ाऊंगा 1 महीने। मैंने कुछ प्रॉमिस नहीं करा था, सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने किसी को कुछ प्रॉमिस नहीं करा था कि मैं इतनी क्लासेस लूंगा या फिर आपको डाउट रेजोल्यूशन मिलेगा या फिर ऐसा कुछ सपोर्ट मिलेगा। एंड द थिंग इज कि लोग फिर भी आए, उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि मेरे पास एक कम्युनिटी थी, ठीक है। अगर आप कुछ भी कहीं भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आपके पास कम्युनिटी या फिर आपके पास ऑडियंस नहीं है, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू गेट योर फर्स्ट फ्यू कस्टमर्स, राइट। तो कंटेंट क्रिएटर्स को मैं सबसे पहले तो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ पेड स्टार्ट करना चाहते हो, इट इज नॉट रॉन्ग। ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप कोई अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो एंड इट इज पेड, इट इज जस्टिफाइड। कोई उसके बारे में ये सोचना नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे, कि मेरे सब्सक्राइबर्स क्या बोलेंगे कि आप फ्री में डाल रहे हो और आप पेड डाल रहे हो, ठीक है। ऑब्वियसली आप अगर पेड कुछ कर रहे हो, किसी मतलब से करो, ये नहीं कि आपने कुछ भी, आप जो अभी तक फ्री में प्रोवाइड करते हो वो उसको पेड कर दोगे, इसका कोई मतलब नहीं होता। ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलनी चाहिए उसमें, तो आप पेड कर रहे हो तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो यही मैसेज है कि आप अगर कुछ पेड स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में कुछ हेजिटेशन है तो उसको निकाल दो, और विद टाइम आपको रियलाइज होगा कि उस टाइम का जो हेजिटेशन था या फिर उस टाइम जो आपने स्टार्ट कर दिया, 6 महीने बाद 7 महीने बाद अब आप आके देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि कितना अच्छा करा था मैंने, राइट। तो सेम टाइप की जर्नी थी, मतलब उस टाइम स्टार्ट कर दिया, काफी हेट मिला था, सबसे पहली चीज तो ये है। जिस दिन स्टार्ट कर था यूट्यूब पे, जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला कि आई एम स्टार्टिंग समथिंग लाइक दिस, तब ऐसा हुआ कि मतलब सब लोगों के अंदर एकदम रेज आ गई कि भाई ये क्या है, तुम अभी तक फ्री कर रहे थे और अब पेड क्या है, ये सब चीजें, ठीक है। तो वो एक फेज था, कुछ ऐसे 10-15 दिन ऐसे ही लग रहा था कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ये चीज स्टार्ट करके। बट देन आई रियलाइज कि कुछ लोग जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड थे मुझसे सीखने में, वो आए उसमें और वो सीख रहे थे मुझसे, ठीक है। तो फर्स्ट 2 मंथ्स तो ऐसा था, बहुत रैंडम था। कभी कभी मैं क्लासेस डिले कर रहा हूँ कि मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि चलो आज क्लास है, कल ले लेते हैं, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, परसों ले लेंगे, चलो वीकेंड पे लेते हैं, ऐसी टाइप की चीजें भी थी, डिलेज थे, बिकॉज मैं उसको सब कुछ खुद ही हैंडल कर रहा था ना। तो कॉलेज का भी वर्कलोड था और भी सारी चीजें थी, तो काफी सारी चीजें क्लैश हो गई थी। जब मुझे क्लास लेनी है, अगर कुछ और आ गया तो वो क्लैश हो रहा है। देन आई रियलाइज कि मतलब जब 2 महीने हो गए ना, तब मेरी एक आशीष नाम का बंदा है, वो मेरे सर्वर पे था, मतलब डिस्कॉर्ड सर्वर पे मेरी उससे बात हुई। एंड देन ही मतलब वो थोड़ा सेल्स में काफी काम करता है, तो और वो मैनेजमेंट में भी काफी अच्छा है। तो उससे मेरी बात हुई और उसने मुझे बताया कि तुम क्या कर सकते हो, अभी जो पूरा सिस्टम है ना वो काफी रैंडम है, वो स्टैंडर्ड नहीं है, पूरा कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं है। तो उसने मुझे बताया कि जब तुम्हारे सर्वर पे ऑलरेडी इतने सारे बढ़िया कम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स हैं, तुम उनको लाओ ना, मतलब वो भी हो सकता है क्लासेस ले पाए,
तुम्हारा काम भी कम होगा, तुम उनको अच्छा पे करो, ऑल्दो तुम पूरे एकदम जीरो सम गेम रखो कि जितना पैसा जो कस्टमर्स दे रहे हैं तुम सब ट्यूटर्स को दे दो, थोड़ा सा बहुत स्मॉल मार्जिन तुम रख सकते हो अपने लिए टू मैनेज एवरीथिंग, बट तुम ये भी चीज ट्राई करो ना। और ये काफी मतलब एकदम टर्निंग पॉइंट था। हमने क्या करा, हमने 2 लोगों को रखा, मतलब 2 लोग, वो दोनों कैंडिडेट मास्टर्स थे, उनको रखा और वो सेम लेवल के थे मेरे, तो मुझे ये भी नहीं था कि कोई लोअर लेवल का बंदा पढ़ा रहा है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने थोड़ी क्लासेस ली, उन्होंने थोड़ा डाउट रेजोल्यूशन करा, एंड देन आई रियलाइज्ड कि जो मेरा काम है वो थोड़ा कम हो गया और जो प्रोसेस है वो भी काफी सिस्टमैटिक हो गया। दोनों साइड्स का बेनिफिट है, जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी बेनिफिट है बिकॉज उनको सेम लेवल की कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे हैं और सेम लेवल के लोग पढ़ा रहे हैं, और मेरा टाइम जो मैं दे रहा था उसमें वो कम हो गया काफी। अब मुझे मैनेज करना है बेसिकली, और मुझे काइंड ऑफ जो कम्युनिटी है उसको ग्रो करना है, बिकॉज अगर कम्युनिटी ग्रो करती है तभी लोग यहाँ पर आएंगे, राइट। तो ऐसा हुआ कि 2 लोगों को हायर करा, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, एकदम बढ़िया चल रहा था सब कुछ। फिर एक पॉइंट पे आके कि मतलब ऐसा हुआ, जैसे बाहर की कुछ कंपनी, जैसे मतलब मैं नाम ले सकता हूँ हाँ बिल्कुल। तो जैसे अनअकैडमी हो गया, ठीक है, तो आई वाज अप्रोच्ड बाय अनअकैडमी, और उस टाइम टीएलई एलिमिनेटर्स का बहुत स्मॉल रेवेन्यू था, लाइक अगर मैं थोड़े नंबर्स दूं तो उस टाइम काइंड ऑफ ऐसे 8,000 पर मंथ, ठीक है, उसमें भी मुझे ट्यूटर्स और जो लोगों को हायर करता था उन्हें सैलरी देनी थी, राइट। तो मेरे पास जो बचता था वो बहुत कम था, लाइक काइंड ऑफ 2 to 3 के। तो जब जो पहले 2-3 महीने थे वो ऐसे थे कि कुछ रेवेन्यू है ही नहीं, 2 to 3 के में मैं इतना टाइम क्यों दूं, है ना, राइट। उस टाइम ऐसा लगता था। और उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम अनअकैडमी अप्रोच्ड मी एंड देयर ऑफर वाज वेरी सिंपल, 7,000 पर आवर, ठीक है, 7,000 पर आवर एंड 2 to 3 के पर मंथ। दिस वाज द डिफरेंस दैट इट वाज हैविंग, राइट। तो काफी सोचा मैंने, पहले तो पापा से बात करी कि ऐसा इतना बड़ा अमाउंट दे रहे हैं 1 घंटे पढ़ाने का, और मतलब ऑब्वियसली क्लासेस काफी सारी होंगी, तो विद टाइम अगर आप देखोगे 1 महीने में काफी अच्छा खासा ऑलमोस्ट लाइक 70-80 के बन जाएगा, ठीक है। तो पापा ने बोला कि मत कर, मतलब पापा ने ये नहीं, इसलिए नहीं बोला कि मेरा टीएलई एलिमिनेटर्स ऑलरेडी चल रहा था, स्कोप बढ़ा, उस टाइम पापा ने ये सोच के नहीं बोला था ये, उस टाइम पापा ने ये सोच के बोला था कि मेरे पास ऑलरेडी वर्कलोड है इतना, छोड़ो ना ये सब चीजें। मतलब पापा का ये रिएक्शन था कि जब मैं कमा रहा हूँ ऑलरेडी घर में, तो अभी जरूरत नहीं है तुझे कमाने की, हाँ पैसे कमाने की भी तुझे जरूरत नहीं है, अभी तो पढ़ाई कर, तुझे जो भी चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे, पैसे कमाने के पीछे मत भाग अभी। और उस टाइम मैंने ये रियलाइज किया कि मतलब मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि मैं एक्चुअली उस टाइम पैसे के पीछे भाग रहा था। अगर मैं उसको परस्यू करता तो, अगर मैं वो टीएलई एलिमिनेटर्स उस टाइम बंद कर देता और वो 70-80 के जो मुझे 1 महीने के मिल रहे थे मैं उसकी तरफ जाता, तो ये होता कि मैं ठीक है, मतलब जो चल रहा था वो तो सब बंद कर दिया, पढ़ा भी रहा हूँ मैं, मेरे लिए फायदेमंद ही था वो, बट इन द लॉन्ग रन मेरा ब्रांड, मेरी जो ब्रांड वैल्यू है वो खत्म हो जाती। अगर मैं 2 महीने बाद किसी को बोलता कि मुझसे पढ़ लो आके, तो वो मुझे बोलता कि तुमने तो अनअकैडमी पढ़ाया था, उसका क्या है, अब तुम अलग से क्या पढ़ा रहे हो फिर से, है ना। तो उस टाइम ये नहीं सोचा था, लॉन्ग रन का बिल्कुल नहीं सोचा था, बट पापा की सुनी थी उस टाइम कि नहीं करना, चलो पैसे के पीछे नहीं भागना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। तो मैंने उस टाइम मना कर दिया। फिर ये हुआ कि चलो मना तो कर दिया, अब टीएलई एलिमिनेटर्स जो है थोड़ा उसको ग्रो करते हैं ना, समझ में आ गया था कि लोगों को हायर करने से और इसको स्केल, मतलब लोगों को हायर करने से स्केल हो पाएगा। फिर क्या हुआ कि 1 महीने और ऐसे ही चला, हमने दो हमारे पास ट्यूटर्स थे, एक और हमने हायर कर लिया था, तो 3 या 4 ऐसे कुछ था, मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है, बट बहुत स्मॉल टीम थी, उससे सब कुछ चल रहा था। फिर क्या हुआ, फिर हमने रियलाइज किया कि बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते थे, कुछ लोग जब कुछ अचीव करते थे कोड फोर्सेस कोडशिप पे, वो जाके लिंक्डइन पे डालते थे कि यार हम इसके पार्ट थे टीएलई एलिमिनेटर्स के, और अब हमें ऐसे हमने अचीव करे, तो बाकी लोग भी देख के ऐसे इंटरेस्टेड हुए। तो अब ऐसा हुआ कि जब हमने 4th मंथ में जब हम आए तो काफी सारे लोग आ गए इंटरेस्टेड, मतलब काफी सारे लोग इंटरेस्टेड हो गए। तो फिर ये हुआ कि चलो ठीक है, कुछ ऐसे मतलब 50-60 ऐसे कुछ लोग आ गए थे, दोनों मतलब हमने लेवल्स में स्प्लिट कर दिया, 3 लेवल्स में हमने स्प्लिट करा पूरे टीएलई एलिमिनेटर्स को। लेवल 1 जो कि बहुत बिगिनर है, लेवल 2 जिसमें थोड़ा इंटरमीडिएट है, और लेवल 3 जिसमें काइंड ऑफ थोड़ा एडवांस्ड है, जिसमें मैं भी थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स ले रहा था खुद से, ठीक है। तो हमने स्टार्ट करा और काफी ऑडियंस आई उसमें। तो उस टाइम ऑब्वियसली इस टाइम पर भी जो अगर मेरा रेवेन्यू है जो टीएलई एलिमिनेटर्स का है, अगर हम ये काट दें, मतलब जो पूरा पार्ट है, जो सैलरी जो मैं देता हूँ पूरी, अगर वो काट दें, इस पॉइंट पे भी मैं उतना नहीं कमा रहा हूँ जितना मुझे अनअकैडमी उस टाइम दे रहा था। बट मुझे ये रियलाइज हुआ है कि अब मैं इसको स्केल कर सकता हूँ, ठीक है। तो हाँ, मतलब 4th मंथ में काफी मतलब ऑडियंस आई, और फिर हमने इसको थोड़ा और स्केल करा, टीम बढ़ी, और जैसे आशीष से मेरी मुलाकात हुई थी, तो आशीष मतलब काफी एकदम एक अलग लेवल पे पोजीशन में आ गया था उस टाइम भी, कि वो भी पूरा सब कुछ मैनेज कर रहा था। तो हमारी 3 लोगों की मेन टीम थी, मैं था, आशीष था और चिन्मय था। आशीष वाज लाइक सब कुछ मैनेज कर रहा था, मैं भी मैनेज कर रहा था। चिन्मय का ये था कि वो सर्वर मैनेज कर रहा था, जो हम सब कुछ कर रहे थे ना अभी तक टीएलई एलिमिनेटर्स में, वो डिस्कॉर्ड पे हो रहा था। तो चिन्मय का काम ये था कि सब कुछ वो सर्वर पे मॉडरेट करेगा, सब कुछ देखेगा, उसको कुछ भी काम बोला गया सर्वर से रिलेटेड तो वो उसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करता था, राइट। ये 3 लोग थे हम जो थोड़ा ऊपर पोजिशन में थे, और उसके बाद थे ट्यूटर्स एंड टीचिंग असिस्टेंट्स।
जो भी टीचिंग असिस्टेंट्स थे उनको तो हम मतलब सैलरी दे रहे थे, टीचर्स को भी हम सैलरी दे रहे थे। एंड हमने लाइक कुछ काइंड ऑफ परसेंटेजेस डिफाइन करी थी कि लेट से अगर हमारा रेवेन्यू एक्स है तो हम उसमें से कुछ 0.6 टाइम्स 0.6 ऑफ एक्स मतलब 66% टाइप हम ट्यूटर्स एंड जो क्या नाम है टीचिंग असिस्टेंट्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद जो कॉस्ट थी वो थी मैनेजमेंट की कॉस्ट, आशीष की सैलरी, चिन्मय की सैलरी, एंड उसके बाद थोड़ी लॉजिस्टिक्स जैसे कि जूम प्रीमियम हमें लेना है, ऐसी टाइप की चीज़ें। तो हमने ऐसे कुछ परसेंटेजेस डिफाइन करी थी उस टाइम पर, और मतलब अभी भी वो कुछ ऐसा ही चल रहा है, राइट। तो विद टाइम मतलब ये चीज़ बढ़ ही रही है। ऑल्दो इस पॉइंट पे हम ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं जब हमें लगता है कि अगर और सारे लोग आएंगे तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन आ जाएगा। लेट से अभी 150 लोग आ रहे हैं, ठीक है, इसको 500 पे लाने के लिए हमें उतने टीचिंग असिस्टेंट्स चाहिए, उतने ही ट्यूटर्स चाहिए, और उतना ही मतलब मैनेजमेंट ढंग से करना पड़ेगा, राइट। तो हम इसको ट्राई कर रहे हैं, हम इसको स्केल करने का ट्राई कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली एक दिमाग में ये भी रहता है कि मैंने कितनी चीज़ें रिजेक्ट करी हैं इस सेम चीज़ के लिए। कितने सारी मुझे ऑफर्स आते हैं कि भाई आप यहाँ आके पढ़ा दो, हम इतना पे कर देंगे, लेकिन मैं उसको क्यों नहीं कर रहा हूँ स्पेसिफिकली बिकॉज टीएलई एलिमिनेटर्स में मैं थोड़ा अपना ऐसे स्मॉल मतलब ऐसे चाइल्ड होता है ना, छोटा बच्चा, ऐसे कंसिडर करता हूँ कि मुझे इसको बड़ा करना है, ठीक है। उसके साइड में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो नहीं दिखता मैं, ठीक है। ऑल्दो अगर हम देखें ना जितना मैं रेवेन्यू सोर्सेज जनरेट कर सकता था अगर मैं टीएलई एलिमिनेटर्स बंद कर देता और सिर्फ पढ़ाना स्टार्ट कर देता, मतलब ह्यूज डिफरेंस है उन दोनों चीज़ों में। बट मुझे ये रियलाइज तो हो गया था कि अगर मैं कुछ और करता हूँ ना ऐसे तो मेरी ब्रांड वैल्यू खुद की खत्म हो जाएगी। कभी मैं कुछ अगर खुद से स्टार्ट करना चाहता हूँ देन पीपल विल क्वेश्चन कि तुमने वहां पढ़ाया था अब तुम ये खुद से क्या कर रहे हो, राइट। या राइट, सो ये बहुत मतलब बहुत ही इमोशनल जर्नी भी रही होगी तुम्हारे लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इतने बड़े ऑफर्स मिले और उनको रिजेक्ट करना पड़ा क्योंकि तुम्हें अपनी चीज़ बनानी थी। तो ठीक, और तुमने मेंशन किया कि अभी भी चैलेंजेस आ रहे हैं, अभी भी डिफिकल्टीज हैं जिनको फेस कर रहे हो, और बहुत ही मतलब लोग कहते हैं, वी डिस्कस इट विद आवर पेरेंट्स ऑल्सो, कि 21-22 की एज में कहाँ तुम इन सब चीज़ों में पड़ गए जो लोग 28 या 30 की उम्र में कर रहे होते हैं। तो हाँ, नया एक्सपीरियंस है, सबके अपने एक्सपीरियंस है। तो एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि कॉलेज में जब भी तुम या फिर और लोगों से मिलते हो तो बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि क्या लाइफ जी रहा है भाई ये बंदा, क्या ऐसे पॉपुलर है, इन्फ्लुएंसर है, खुद का वेंचर है, सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है। तो वो जो दूर से देख के जो खुशी दिखती है या लगता है कि यार क्या वो हो गया, क्या वो सच में होता है या उसके पीछे बहुत सारे हार्डशिप्स थे? और जो जर्नी के बारे में अभी तक भी हमने बातें की वो बहुत एक पूरा अच्छे से हमने ग्रोथ की बात की कि कैसे 0 से शुरू होके सारी चीज़ें आज 25K से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, 5K पे तुम टीएलई एलिमिनेटर शुरू किया था मेम्बोरो पे, और आज उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो ग्रोथ की तो बात हो गई, डाउनशिप्स जो थे, डाउनफॉल्स जो थे, उनका क्या हो रहा था? ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली। मतलब सब लोग पता है ये बात करते हैं कि आप इस पॉइंट पे पहुंचे, कैसे पहुंचे, अब आपको कैसा लगता है। कोई ये नहीं पूछता कि मतलब डिफिकल्टीज क्या आई आपको और उन डिफिकल्टीज से आप कैसे ओवरकम करा उन सब हार्डशिप्स को, राइट। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने लोगों को भी ऐसा बाहर से देख के लगता है ना, कोई अगर स्टार्टअप कर रहा है या फिर कोई यूट्यूबर है या फिर कंटेंट क्रिएटर है एंड देयर लेट्स से अर्निंग, और मे बी हो सकता है अपनी स्कूल की या फिर कॉलेज की फीस खुद से भर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी लोग जो बाहर से देखते हैं ना उनको ऐसा लगता है कि क्या लाइफ है, राइट। मतलब ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा लगता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब आपके मतलब ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस टाइम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, बट जैसे खुद के मतलब थोड़े छोटे मोटे खर्चे उठाना अगर वो आप खुद से करते हो आपको अच्छा लगता है, राइट। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइफ जो है ना वो ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली लाइफ थोड़ी ईजियर हो जाती है जब थोड़े पैसे आने लग जाते हैं, थोड़ी फेम मिलती है, लाइफ ईजियर हो जाती है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी ही बढ़ जाती हैं। अगर आप कुछ जैसे लेट से आपकी कोई मतलब रीच नहीं है इस टाइम पर, आपको कोई फॉलो नहीं करता, राइट। अगर आप कोई स्टेटमेंट डालते हो ना इंटरनेट पे, उसकी वैल्यू उतनी नहीं है और उससे जो इम्पैक्ट होगा उसकी भी वैल्यू उतनी नहीं है। लेट से अगर कल को मैं जाके कोई कंट्रोवर्शियल मतलब ऐसे स्टेटमेंट डाल देता हूँ ट्विटर पे, उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होगा और बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट होगा उससे, ठीक है। मेरी लाइफ भी बहुत अफेक्ट होगी उससे और काफ़ी बाकी लोगों की भी लाइफ अफेक्ट होगी, ठीक है। तो एक चीज़ तो यही है कि जब आपको फेम मिलती है, जब आप थोड़े मतलब ऐसे पैसे भी कमाने लग जाते हो और कंटेंट क्रिएटर टाइप जैसे आप बन जाते हो, तो आपको जो भी आप स्टेप्स ले रहे हो ना बहुत सोच समझ के लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टेंटली पूरे दिन यही चलता रहता है दिमाग में कि टीएलई एलिमिनेटर्स में चलो ये एक दिन पहले कंप्लेंट आई थी, अब इसको कैसे रिजॉल्व करना है, ये इशू आ रहा है, मतलब हमें जिससे लेट से डिसाइड करना है, दो चॉइसेस है मेरे पास, उनमें दोनों में डिसाइड करने की विच इज़ बेटर, ठीक है। उसमें कभी कभी घंटे चले जाते हैं, राइट। तो मेन मुझे लगता है कि आपकी जो मेंटल मतलब जो लेवल है जिस पर आप काम कर रहे हो तो वो थोड़ा बढ़ जाता है और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उसमें,
ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं और लाइफ मतलब इतनी ईजी नहीं होती जितना बाहर से लगता है, राइट। तो आई डोंट नो इफ आई आंसर्ड योर क्वेश्चन करेक्टली, मतलब मैं थोड़ा डेविएट हो गया शायद। हाँ नहीं, सो यू मेंशन्ड अबाउट कि कैसे चीजें चेंज हो जाती है, बट अगर जो डाउनफॉल्स थे मे बी प्रोफेशनल लाइफ में भी पर्सनल लाइफ में भी, वो कैसे आए और उन्होंने कितना इम्पैक्ट किया? सो बहुत यू मेंशन्ड अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। अगर मैं एग्जांपल भी लूँ तो किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी क्लास में अगर तुम्हें कोई क्लास लेनी है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता कि 1 घंटे पहले तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या हुआ, ठीक है। दे पेड फॉर योर क्लास एंड दे वांट यू टू बी देयर, और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। क्या इस टाइप की सिचुएशंस आई कभी लाइफ में? क्या तुम्हें बहुत बुरा लग रहा हो या फिर तुम कुछ फील कर रहे हो, बट ऑब्वियसली प्रोफेशनल क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी तो वो तुम्हें अचीव करना पड़ा? काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट अगेन। तो ऐसा हुआ था जब कुछ टाइम पहले की बात है, मतलब मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी घर में, एंड हम इस टाइम पर ना घर में रेनोवेशन चल रहा है, तो हम एक ही रूम में रह रहे थे सबके सब, ठीक है। तो सिचुएशन ऐसी थी कि अगर जब मम्मी की तबीयत खराब है, वो ऐसे बेड पे लेटी हुई है और मैं लेट से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो उनको भी डिस्टर्बेंस हो रही है उसमें, राइट। बट आई हैव सर्टेन प्रोफेशनल कमिटमेंट्स। अगर मैंने बोला कि मुझे क्लास टीएलए एलिमिनेटर्स में मैं खुद ले रहा हूँ तो मुझे लेनी है ये, बिकॉज वहां पर सब कुछ मतलब मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब काफी सारे लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। मेरी जो पूरी टीम है वो रिलाई कर रही है कि मैं ये क्लास ले लूंगा और किसी और को नहीं लेनी पड़ेगी फिर से, कि मतलब मैंने कुछ मतलब स्क्रू अप कर दिया तो किसी और को नहीं लेनी पड़ेगी, समथिंग लाइक दिस। और दूसरी चीज, जो लोग पे कर रहे हैं उस सेम चीज के लिए, वो भी मेरे ऊपर रिलाई कर रहे हैं कि यार मैं उनको, जो उन्होंने ट्रस्ट मेरे अंदर मतलब डाला है, वो एक्चुअली सही होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं उनके पैसे लेके भाग जाऊंगा कि मतलब उनको मतलब रजिस्टर करा लिया और उनको बोला कि क्लास ही नहीं ले रहे। ऐसा कभी नहीं हुआ, मतलब कि हमने जो कमिटमेंट्स दी और वो मीट नहीं करी। तो हमेशा ये रहता है कि प्रोफेशनल कुछ कमिटमेंट्स होती हैं वो आपको करनी ही पड़ती हैं, राइट। तो मुझे पता था कि थोड़ी मम्मी को डिस्टर्बेंस हो रही है, बट स्टिल मैंने क्लास ली। स्टिल कुछ ऐसी चीजें मैंने करी जो कि पर्सनली मेरी लाइफ में हार्म कर रही है मुझे, बट प्रोफेशनली मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं जो मुझे करनी है, राइट। तो हाँ, काफी सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं और काफी सारे ना आपके जो बॉन्ड्स होते हैं ना दूसरों के साथ, लेट से आप जैसे हम दोनों दोस्त हैं, राइट। अब लेट से हमारी बहुत ज्यादा बात होती है और ड्यू टू सर्टेन रीजंस, लेट से मैंने बहुत ज्यादा वर्क उठा लिया टीएलए एलिमिनेटर्स में, मुझे बहुत ज्यादा काम करना है, हम दोनों इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, तो हमारा जो बॉन्ड है वो भी हल्के हल्के ब्रेक होगा, राइट। तो जो आपकी रिलेशनशिप्स होती हैं इन जनरल लोगों के साथ, वो थोड़ी खराब होने लग जाती हैं जब आपकी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स बढ़ती हैं। तो ये काफी मुझे लगता है बहुत मेजर मतलब पॉइंट रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ दोस्तों के साथ रिलेशनशिप्स खराब हो रही है, आपके घर वालों के साथ भी आप टाइम ही नहीं दे पा रहे किसी को। अगर आपको दिन में 6 घंटे काम करना है और वो फिक्स्ड है, तो आप उन 6 घंटे में किसी से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हो, कुछ कर ही नहीं सकते, तो वो काफी मतलब मेजर पॉइंट हो जाता है कि चीजें थोड़ी खराब भी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। तो ये बहुत ही मतलब इमोशनल भी रहता है। और ये जब तुमने रिलेशनशिप वाला पॉइंट मेंशन किया कि कैसे विद टाइम बिकॉज ऑफ योर कमिटमेंट तुम वो सब उस रिलेशनशिप को उतना टाइम नहीं दे पाते जितना वो तुमसे मांगती है, ठीक है, डिमांड करती। तो हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मेरे साथ भी होता है। तुम्हारे साथ तो ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर भाई साहब यूट्यूब में तो बहुत ज़्यादा होता ही होगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा। तो रिस्क की बहुत लोग बात करते हैं, बहुत लोग बात करते हैं कि एक सेकंड ऑप्शन हमेशा रखो, जस्ट हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन। और ये मैं तो मतलब मेरी तो ये आइडियोलॉजी है कि मैं ये कुछ लाइंस हैं जो पोइट्री की मैं बहुत बोलता हूँ कि गिरते हैं शह सफारी मैदान जंग में, वो तिल्फ क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले, ठीक है। तो मेरी ये आइडियोलॉजी है, बट तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या मैसेज देना चाहोगे बाकी लोगों को कि कितने रिस्क उठाने चाहिए, और क्या ये एज कोई फैक्टर है इसमें, या फिर कॉलेज लाइफ है या कुछ भी है, तो कितना रिस्क उठा सकते हैं लोग? अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। रिस्क वाला जो फैक्टर है ना, वो बहुत मतलब मैं ऐसे डरा हुआ रहता हूँ उससे भी काफ़ी पॉइंट पे। लाइक मुझे कोई भी डिसीजन लेना है तो मुझे पता है कि इसका कुछ इसके साथ रिस्क एसोसिएटेड है। अगर मैंने इसमें हाँ बोली तो ये इम्पैक्ट मतलब ये आउटकम्स हो सकते हैं, मैंने इसमें ना बोला तो ये आउटकम्स हो सकते हैं, राइट। तो रिस्क वाला जो फैक्टर है ना, मुझे ऐसा लगता है वो एज डिपेंडेंट तो डेफिनेटली है। इस पॉइंट पे जब हम कॉलेज में हैं तो हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना वो बहुत कम है। लेट से हम 30 ईयर्स के हो जाते हैं तो हमारी शादी हो जाएगी, मतलब कुछ बच्चे अच्छे होंगे, तो ये सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सब बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट। अगर उस टाइम मुझे कोई बोलता है ना कि आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, तो मैं 10 बार सोचूंगा कि यार मेरा इतना टाइम चला जाएगा, मेरी जॉब है, मुझे मतलब अपने घर वालों को टाइम देना, ये सब चीजें हैं, राइट। इस पॉइंट पे मुझे लगता है स्पेशली मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ जो मतलब यंग स्टूडेंट्स है ना, यंग जो लोग हैं जो 20s में अपने, उनको मेरे हिसाब से रिस्क लेना चाहिए। मतलब अगर आप अभी रिस्क नहीं लोगे ना तो आप बाद में नहीं ले पाओगे। पॉइंट तो बहुत सिंपल है ना,
अगर आप एक काम, जैसे मान लो आपको कुछ काम करना है, अगर आप वो अभी भी कर सकते हो और वो 10 साल बाद भी कर सकते हो, तो आप ऑब्वियसली उसको डिले करोगे कि भाई 10 साल बाद कर लेते हैं। लेकिन जब वो काम 10 साल बाद हो ही नहीं सकता अब, तो उसको अभी क्यों नहीं ट्राई करें, राइट? तो मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप रिस्क ले सकते हो इस पॉइंट पे किसी भी चीज़ में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कल को जाओ और 1 लाख रुपए क्रिप्टो में डाल दो, दैट इज अगेन अ रिस्क, है ना? ये नहीं, मेरा मैसेज ये नहीं है कि आप रिस्क लो कि कुछ भी अंधा रिस्क ले लो आप, बट अगर आपको कुछ पॉइंट पे ऐसा लगता है कि आप इंस्टेड ऑफ प्लेइंग इट वेरी सेफ, अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल पाथ से हट के कुछ कर सकते हो, तो उसको एक्सप्लोर करो। और आपको ये अपने ऊपर देखना पड़ेगा, हर किसी की सिचुएशन अलग होगी। अगर मैं कल को जाके आपको बोल दूं कि आप कॉलेज ड्रॉप आउट कर लो, तो आपकी हो सकता है वो सिचुएशन हो ही ना, आप हो सकता है कि भाई 3rd ईयर में हो या 4th ईयर में हो, आपने ऑलरेडी इतनी फीस भर दी है, अब आप उस सिचुएशन में हो ही नहीं कि भाई मैं उसको सब कुछ छोड़ के, है ना, और जो मेरे पास लेट से जॉब भी नहीं है और अभी मेरा कुछ उतना ग्रो भी कुछ नहीं हुआ है यूट्यूब भी, तो मैं जाके सब कुछ छोड़ दूं। तो आपको समझना पड़ेगा, अंधे रिस्क नहीं लेने हैं, लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आपको उसको एम्ब्रेस करना है, लेना है उसका भी, कभी कभी लेना है रिस्क, मतलब ये मेन मैसेज है। काफ़ी अच्छा मैसेज टू बी ऑनेस्ट। और बहुत से लोग हैं इंडिया में, सब लोग यही कहते हैं कि हमेशा सेकंड ऑप्शन रखो और कुछ हमेशा रखो बैक ऑफ योर माइंड कि जो तुम कर सको अगर ये चीज़ फेल हो जाए तो। और ट्रेडिशनल पाथ में, जॉब वाले पाथ में तो लोग कहते हैं कि हाँ वही कर लो, बट अगर हम ऐसा कुछ कर रहे होते हैं यूट्यूब बीट स्टार्टअप, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है। बट हाँ, योर मैसेज इज रियली ग्रेट। एक पॉइंट और बोलना चाहूँगा मैं, चक्कर क्या होता है ना, हम हमेशा लाइफ में हमारे पास चॉइसेस बहुत सारी होती हैं, 2 चॉइसेस होती हैं जनरली, हमें एक चूज करनी होती है। तो मैं ये मैसेज और देना चाहता हूँ कि हमेशा आपको, जब आप चॉइस ले रहे हो, जब आप एक मतलब चूज कर रहे हो ना, एक दोनों चॉइसेस में से, आपको शॉर्ट टर्म नहीं देखना चाहिए। ये मेरा मैसेज है। मैं उस टाइम हो सकता है अनअकैडमी का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता, 7,000 पर आवर बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है मेरे, अभी भी मेरे लिए काफी बड़ा अमाउंट है वो, ठीक है, मैं अभी भी वो चीज ऐसे कर सकता हूँ। बट वही बात है, उस टाइम मैंने वो नहीं करा और अभी मैं टीएल एलिमिनेटर्स को ग्रो कर रहा हूँ और मुझे इंटरनली खुशी होती है। मैं उतने पैसे नहीं कमा रहा जितने मैं कमा सकता था, राइट? और लेकिन मुझे इवेंचुअली ये लगता है कि जो मैं इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ इस पॉइंट पे वो ज्यादा बेटर है। जो मेरा टीएल एलिमिनेटर्स में जो मोटिव है कि डाउट रेजोल्यूशन पे मेन फोकस करना है, ये नहीं कि बस पढ़ा दिया, जो कि ऑनलाइन ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट? वो वहां पर मोटिव वो अचीव नहीं होता। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी, मतलब हमेशा आपकी लाइफ में आपको ये दिखेगा कि कुछ कुछ चॉइसेस ऐसी हैं, मतलब इनकम्पेरेबल, उस टाइम भी वो मेरे लिए इनकम्पेरेबल थी ना, 2 to 3 के और 70-80 के, बट स्टिल आई चोज द वन विच वॉज लाइक वेरी, मतलब डिमिनिशिंग कंपेयर टू द अदर वन, ठीक है? तो रिस्क वाला फैक्टर में मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ कि आपको रिस्क कभी कभी ऐसे भी ले लेने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि ले लो बस, इवेल्युएट करो ऑब्वियसली, बट डरो मत उससे कि अगर मैं ये जो छोटा वाला जो चीज़ है इसको मैं अगर चूज करता हूँ और इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ कंपेयर टू कि मैं कोई एक बड़ी चीज़ ऑलरेडी उठा लूँ, तो ये भी एक रिस्क वाली चीज़ है और इससे भी डरो मत, इसको भी आप ले सकते हो, स्पेशली इस पॉइंट पे। बहुत ही अच्छी बात। मतलब बहुत ही इमोशनल जर्नी रही है तुम्हारी भी, और हमारी टॉक भी। अभी हम इन जनरल भी हम इतनी बार रूममेट से हम इतनी ज़्यादा बातें करते रहते हैं, बट आज की जो टॉक थी वो बहुत स्पेशल थी टू बी ऑनेस्ट। और बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। ख़त्म करते हैं इस पॉइंट पे। और हाँ, प्रियांश का भाई सब जाके यूट्यूब चैनल फॉलो करो, टीएल एलिमिनेटर्स को देखो मेम्बोरो पे, और जो भी इसके साथ जुड़ना चाहता है, डू फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड ऑल द सोशल मीडिया चैनल्स।